ना थके हैं पैर, ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी। जज्बा है उस कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। तो ये सफर जारी रहना चाहिए आप लोगों का। लगातार आपके पास नई नई चीजें सीखने के मौके होने चाहिए और उनको आप हमेशा आगे बढ़कर लेते रहो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं डॉक्टर ललित। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आज मैं बात करूंगा आपके समक्ष 5 जनवरी के सी टेट 2020 के हुए मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर की, जो काफी अच्छा पेपर था। काफी कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सही सुना आपने। इस पेपर से आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि इस पेपर में बहुत सारी चीजें एडिशनल, यानी जो पीछे वाले पेपर्स में नहीं पूछी गई थी, वो इस पेपर में पूछी गई थी। तो ये बेहतरीन मौका हो जाता है आप लोगों के पास कि भाई आप लोग चीजों को समझें और जानें और सवालों को समझने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो बिना किसी देरी के अगर आप कहते हैं तो शुरुआत की जाए। और आज के सेशन पर अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और बिल्कुल भी मत रुको, आगे बढ़ते चलो। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है जी। तो चलो करते हैं आगे। और सेशन को मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों के पास। आप भी एक बार शेयर कर दे जिससे कि सभी लोगों को ये वीडियो आराम से पहुंच जाए। दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करूंगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न आपके समक्ष है। धरती पर अलवड़ जल, देखो आप जानते हैं लवड़ जल तो हम पीते ही हैं, जिसमें हम लवड़ होता है उसे हम पीते हैं आराम से, उसी को हम यूज करते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न क्या थोड़ा सा अलग है। जो आयोग ने पूछा वो प्रश्न थोड़ा सा अलग था। और वो अलग क्या है? सिंपल सा प्रश्न उन्होंने पूछा था। एक मिनट, हाँ मिल गया। तो प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न पूछा था द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज वेरी लेस। Which of the following has the highest percentage of total fresh water out of total available fresh water? क्योंकि जो हम पीते हैं वो पानी तो जो आरओ का यूज करते हैं, मैं मान सकता हूँ फ्रेश वाटर पीते हैं जो, और आरओ, लेकिन जो भी ग्रामीण क्षेत्र में सीधे नल का पानी पीते हैं तो लवणयुक्त पानी होता है, समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सबसे शुद्ध जल कहाँ का माना जाता है? यानी आप कह सकते हैं जो अलवड़ जल की मात्रा है वो सबसे ज्यादा किसमें है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे बात करूं, नदियों में बहुत ज्यादा गंदगी मिल जाती है, झरने हैं, जलप्रपात, इन सब में क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेस से चीजें बहुत सारी मिल जाती है। लेकिन जो ग्लेशियर हैं, जो हिम नदी हैं, उनका जल अभी तक सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध माना जाता है। राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हिम, क्योंकि इसमें बर्फ से जमी चीजें होती हैं, पानी जो है वो प्राकृतिक रूप से आता है तो वो शुद्ध माना। और सबसे शुद्ध जल जो है वर्षा का माना जाता है, आप ये भी जानते होंगे क्योंकि उसमें गंदगी कम होती है। चलिए एक और सवाल। इन विच ईयर कल्पना चावला एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट पास्ट अवे इन स्पेस शटल? आप सभी जानते हैं कल्पना चावला जो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, उनका निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? 2006, 2003, 2000 या 1998? यानी जो भी हमारे एरोनॉट्स हुए हैं, जो भी हमारे महान लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ किया है, उनके बारे में जानना पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल श्री राम। शुद्ध जल का मतलब यही होता है कि आप उसको पी सकते हैं। तो आप सबका आंसर मुझे बी मिल रहा है 2003। और आपको बता दें, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम आपसे बात करें 2003, तो कल्पना चावला जो भारतीय मूल की थी, उनका एक ही मन था, उनकी जो उनका स्टेटमेंट था वो सिंपल था कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूं, मैं एक एक पल अपना अंतरिक्ष में बिताना चाहती हूं और मैं अंतरिक्ष में ही मरूंगी, ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और जाने वाले जो व्यक्ति टोटल थे उन सबको पता था कि बाहर जब आप सीमा में प्रवेश करोगे तो उनका यान पहुंचने के चांसेस 0.11 थे, है ना। तो एक बार देख लेते हैं, ये हमारी कल्पना चावला है, हमारे देश की महान बेटी के नाम से पहचान रखने वाली कल्पना चावला भारत देश की पहली एरोनॉटिक्स वैज्ञानिक थी। कल्पना चावला हरियाणा के करनाल में जन्मी एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला थी। इनका जन्म 1762 हुआ था। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजय चावला था। और कल्पना चावला को बचपन में अंतरिक्ष विज्ञान जानने की बहुत रुचि थी। बाकी 6 लाना पड़िएगा। बी को उड़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। तो कल्पना चावला की जो मृत्यु हुई थी वो 2003 में हो गई थी। बहुत अच्छे से आंसर, आपकी अच्छी नॉलेज है इस जीके के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल। ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए मूल्यांकन की इनमें से कौन सी आवृत्ति उपयुक्त है? Which of the following frequency of assessment is appropriate for teaching learning of EVS? यानी अब इनमें से आवृत्ति मतलब
किस इंटरवल पर आपको एग्जाम कराने चाहिए, तो ये आप बताएंगे मुझे। तो बहुत सिंपल सवाल है ईवीएस के लिए, और यहां पर आपका जवाब मुझे मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग ऑफ ईवीएस। तो आपको बताना है और जवाब देखना है वर्ष के अंत में, हर महीने, प्रतिदिन, 6 महीने में। तो आपका जवाब क्या मिलना चाहिए, और आपका जवाब मिल रहा है, बहुत बढ़िया, क्या खूबसूरत जवाब देते हैं आप लोग, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ईवीएस में शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन की बात करते हैं तो कौन सी आवृत्ति, रिपीटेशन कौन सा है, तो विच ऑफ द फ्रीक्वेंसी असेसमेंट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग लर्निंग। तो भाई टीचिंग लर्निंग की अगर आप असेसमेंट करना चाहते हो वो डेली बेस पे होगी, तो बच्चा आसानी से चीजों को समझ लेगा, क्योंकि आप बच्चे को पता लगेगा मैं कहाँ कमजोर हूं, आपको पता लगेगा बच्चे पे क्या काम करना है। तो अधिगम के लिए, शिक्षण अधिगम के लिए अगर आप मूल्यांकन करना चाहते हैं तो एवरी डे, दैट इज द राइट आंसर, बहुत डेली होगा। बहुत ही खूबसूरत जवाब, 50 लग चुका है, हमें शतक लगाना है। सवाल एक और आपके समक्ष है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। और आप पता है ना, मैंने आपको कल भी बताई थी, कुल मिलाकर 6 थीम है, इनमें से कौन सी ईवीएस की थीम है? प्राकृतिक संसाधन, खाद्य पदार्थ संरक्षण, चीजें हम बनाते हैं और करते हैं, और सामग्री। इनमें से देखेंगे, आप सब समझ रहे हैं सही जवाब, क्या बात है, खूबसूरती से आप लोगों को डेली तो आकलन होता है ना गुरुजी। यहां उस मूल्यांकन का जो मतलब दिया गया है वो आकलन से ही है। असेसमेंट लिखा ना यहां पर, ये रहा इंग्लिश में, देखिए असेसमेंट, ठीक है ना, इसको आकलन कर सकते हैं आप, इसलिए मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है। दिस इज आकलन, आप इसको आकलन कर सकते हैं श्रीराम, ठीक है ना, मैं इसको आकलन ही कर देता हूं अभी, ठीक है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन मिल रहा है मुझे, क्या, हम चीजें कैसे बनाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, कुल मिलाकर 6 थीम है। पहली थीम कौन सी है? परिवार और मित्र, सब जानते हैं ना, परिवार व मित्र। बच्चा कहाँ रहता? परिवार और मित्रों के साथ रहता है। उसके बाद उसको क्या चाहिए? उसको खाना चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको घूमने के लिए, बाहर जाने के लिए यात्रा भी करनी पड़ेगी, है ना। और साथ में क्या चाहिए उसको? उसको हम चीजें कैसे बनाते हैं उनको भी सीखना पड़ेगा। तो यानी भोजन, पानी, आवास, इसके बाद आवास रह गया, आवास चाहिए जहां रहता है वो, और उसके बाद हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो लास्ट थीम 6 है, ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड। तो राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर सी। आप सभी जानते हैं इस बात को कि जो ईवीएस की थीम में से एक थीम है थिंग्स वी मेड एंड डू। एक और सवाल, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला कहां से संबंधित है? द पेंटिंग विच डिपिक्ट ए स्टोरी इन विच ओनली नेचुरल कलर्स आर यूज्ड, दैट पेंटिंग इज कॉल्ड चित्रकाठी। सो दिस पेंटिंग इज रिलेटेड विद विच स्टेट? कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? अंदाजा नहीं लगाएंगे कोई भी, सवालों को सही देने की कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे सही मिलेगा और सवालों पर जवाब मिलेगी अच्छी। ओके, तो आपने कहा बी 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 बी, सभी कहते हैं बी को उड़ा दो, सब लोग बी को उड़ाने की बात कर रहे हैं। चलो, तो अगर आप बी को कहते हैं तो बिल्कुल हम बता देते हैं, आपके द्वारा दिया गया आंसर एकदम सही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, महाराष्ट्र से जुड़ी है। तो मैं बता देता हूं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। चित्रकाठी 2 शब्दों से मिलकर बना है। चित्र का अर्थ होता है तस्वीर, और काठी का मतलब होता है कथा, यानी ऐसे चित्र जिनसे कथा का वर्णन कर सके, इसलिए चित्रकाठी का अर्थ चित्र की सहायता से कहानी सुनाना होता है। और यह आदिवासी कला है जो महाराष्ट्र की ठाकर जनजाति द्वारा प्रचलित है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की पिंगुली गांव 17वीं शताब्दी की अपनी चित्रकाठी कला के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए चित्रकाठी पेंटिंग महाराष्ट्र की है। ओके, इसके अलावा कुछ और यहां पर पेंटिंग्स हैं, उनको भी देख लें। राज्य और पर्व, महाराष्ट्र में वर्ली, पिंगुली, चित्रकाठी, ये महाराष्ट्र की हैं। राजस्थान में बहुत सारी हैं, वैसे फड़ फेमस है। आंध्र प्रदेश में लिपाक्षी कलमकारी, कश्मीर में बसोहली, बिहार में मधुबनी। तो मधुबनी के तो हमारे गौरव हैं। तो यहां पर आप समझ लीजिएगा, ये इनके अदर नाम भी, जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सवाल में ये नहीं कि इनसे पूछेगा, कुछ और भी पूछ सकता है, इसलिए आपको समझ में आ गया हो कहां पर कौन सी जरूरी है। ओके, एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कई जगहों पर अम्लीय वर्षा जलीय जैव विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्लीय वर्षा पैदा करने वाला मुख्य रसायन क्या है? आप सभी जानते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन इज अफेक्टिंग द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। द मेन केमिकल यूजिंग एसिड रेन इज व्हाट? इज नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, HCl इसको बोल देते हैं इंग्लिश में।
जी। और आपका जवाब क्या होना चाहिए? लेट्स सी, देखेंगे आपका जवाब हमें क्या मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। डी ऑप्शन मिल रहा है मुझे। डी ऑप्शन सब लोग देने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका ऑप्शन डी होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए अम्ल वर्षा का जो कारण है। ओके, लेट्स सी, आपका जवाब मिल रहा है। और आपको बता दें, कुछ लोग ए बी सी डी के बारे में बात कर रहे हैं। भैया बता दें आपको, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर के अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। इसके लिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूं थोड़ा सा। एसिड रेन को हिंदी में अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसे ये रेन आपके समक्ष हो रही है, अब इस रेन में जो अम्ल है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। क्यों? जब बारिश की बूंदों के साथ एसिडिक पानी धरती पर गिरता है तो उसको एसिड रेन कहलाता है। ठीक है ना? अब इसमें होता क्या क्या है, अम्लीय वर्षा तब होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कंपाउंड हवा में छोड़े जाते हैं। ये पदार्थ वातावरण मिलकर बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। दरअसल वायु प्रदूषण की वजह से हवा में नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है। आगे ना, जब ये बारिश की बूंदे के साथ घुलकर जमीन पर गिर जाता है और ये प्रभावित करता है सभी फसल को। हाँ बिल्कुल, ताजमहल में जो, बिल्कुल सुजीत, ताजमहल को जो ये एसिडिक रेन की वजह से वो खराब हो रहा है, SO2 NO2। बहुत बढ़िया स्वाति, इज दैट क्लियर? तो ये एसिडिक रेन है, तो ये आपको पता होना चाहिए एसिडिक रेन क्या होता है, इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। भाई ये एसिड है, पानी में जाएगा, जिसमें पानी में जो जीव जंतु जो उस अम्ल को नहीं सह सकते उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये बायोडाइवर्सिटी सिस्टम जो है, पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कम से कम एयर पोल्यूशन करना चाहिए। भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? अन्वेषण मतलब इन्वेंटिव नेचर, मतलब ह्यूरिस्टिक अप्रोच को, एक्सप्लोरेटरी अप्रोच को, कई तरह से ये आ सकता है। तो इनमें से कौन सी होगी जो वो भोजन को पढ़ाते समय उसके अंदर ह्यूरिस्टिक मेथड को या अन्वेषण मेथड को मोटिवेट करेगी और उसको आगे बढ़ाएगी? भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना, छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्र संग्रह करने के लिए कहना। देखो, चित्र संग्रह करने से कभी भी उसकी एक्सप्लोरेटरी अप्रोच नहीं बढ़ेगी। अच्छे स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन, ये आप उसको निर्देश दे रहे हैं और निर्देश देने पर चीजों पर आपकी जो अन्वेषणात्मक क्षमता है वो नहीं बढ़ती है। तो आपका जवाब मुझे सही मिलने लगा है। और भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र से अलावा होगा कि वो चर्चा करे, क्योंकि ईवीएस में दो सबसे ज्यादा चीजें हैं, एक तो डिस्कशन और दूसरा क्षेत्र भ्रमण और तीसरा अवलोकन। इन तीनों में समझ लेना, बच्चा पूरा काम कर जाता है अपना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? परिवार व समुदाय के सदस्यों को भोजन की विविधता की पसंद नापसंद की चर्चा करने के लिए प्रेरित करना। एकदम सही बात है, क्योंकि वहां बच्चा डिस्कशन करेगा और वो नए फैक्ट्स को सीखने की कोशिश करेगा। बहुत बढ़िया जवाब है आपका, खूबसूरती से आपके जवाब मिल रहे हैं मुझे, दैट्स वेरी नाइस। और लाइक करते चलें, प्यार बांटते चलो, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं, एक और बात कर लेते हैं और आपके समक्ष एक और प्रश्न। हिम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने का क्या कारण हो सकता है? बछेंद्री पाल आप सभी जानते हैं, बछेंद्री पाल जो हैं वो भारत की पहली पर्वतारोही हैं जिन्होंने हिमालय पर्वत पर अपना झंडा फहराया था। भारत का जो पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला है जिन्होंने किया था। ठीक है ना? तो बछेंद्री पाल को आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो बछेंद्री पाल ने ये जो उनका चैप्टर सम्मिलित किया गया, उसका रीजन क्या है? पहला, यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है, यानी इसमें तो भाई थोड़ी सी बात कही गई। अब ऐसा क्यों कहा गया अगर मैं आपसे बोलूं? क्योंकि अब तक ये माना जाता था भारत में कि सिर्फ पुरुष ही उस चढ़ाई को चढ़ सकते हैं। तो इन्होंने, बछेंद्री पाल ने इस मिथ को तोड़ा। ये एकदम सही बात है। यह अध्याय पर्वत की ऊंची चोटियों के मापने के लिए आई चुनौतियों का वर्णन करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। यह अध्याय सामूहिक, क्योंकि टीम, पूरी टीम का महत्व व्यक्त करता है, तो एकदम सही बात है। और यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। यह चैप्टर प्रेजेंट करता है एक्सप्लेनरी मॉडल, बिल्कुल सही बात है। लोग मॉडल सेट करते हैं कि मैं भी चढ़ूंगी। इसके बाद और पर्वतारोही हुए जो चढ़े हैं उस पर, पर्वत पर, लेकिन बछेंद्री पाल पहली थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? सभी, ABCD ऑल इसके करेक्ट आंसर्स हैं। डी ऑल, वेरी गुड, सभी एकदम सही जवाब हैं। यानी यहां पर जो बछेंद्री पाल हैं उन्होंने ये भारत का नाम रोशन किया था। और वो डी फॉर डॉगी डांस, ओके डॉगी डांस करा लो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट रेल रूट ऑफ इंडिया। देखो, रेल रूट के बारे में पहले प्रश्न नहीं पूछा गया था, इस वाले
5 जनवरी के पेपर में रेल रूट के बारे में भी प्रश्न आया, और वो क्या था कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? कश्मीर से बंगलौर, मिजोरम से गुजरात, महाराष्ट्र से मणिपुर, या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और आप जानते हैं इसका जवाब क्या होगा। हालांकि सबसे बड़ी बात तो आप जानते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन क्या बात है, लग रहा पूरा मैप अपनी आंखों में स्कैन करके बैठे हैं मेरे साथी। लग रहा है एकदम सही कर रहे हैं आप बातें, और जवाब होना चाहिए एकदम सही। क्यों? क्योंकि बता दें, यह है आपकी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। इसमें क्या है, ये कहां चलती है? ये असम से चलती है, असम है यहां पर, और यहां से असम से होती हुई सबसे लंबा राजमार्ग रेल मार्ग तय करते हुए लास्ट में कन्याकुमारी तक पहुंचती, क्योंकि कन्याकुमारी को भारत का लास्ट माना गया है। अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर यहां से, अगर हम बात करते कश्मीर को देखा जाए तो कश्मीर यहां से स्टार्ट होता, और ये है हमारा कर्नाटका बेंगलोर यहां पर, तो सिर्फ बेंगलोर तक वो आएगा, तो बेंगलोर तक वो रूट जो है हाँ पूरा नहीं पड़ेगा। इनमें दिनों में सबसे लंबा राजमार्ग यही है जो कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, असम से कन्याकुमारी है। इज दैट क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर एकदम सही पहचाना आपने, सही पकड़ा है उत्तर। राइट ऑप्शन क्या है इसका? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी एकदम इसका सही जवाब है। एक और सवाल है, निम्न में से कौन सा पानी के बारे में सही नहीं है? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। वो गाना गलत नहीं था, क्योंकि पानी किसी के साथ भी घुलनशील, किसी के साथ भी किसी का कलर ले लेता है, ये आप जानते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, और जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। तो देखेंगे भाई, आप यहां पर जल पीते हैं, जल पिलाते हैं, और आप जल के बारे में जानते हैं, तो जल ही जीवन है, ये भी आपने सुना। एक बार शेयर करके आ जाओ भाई जल्दी से, आज कम है जनसंख्या, जल्दी से शेयर करके आ जाओ। जनसंख्या मुझे भारी गिरावट है, आज हम सोचे थे 150 प्लस पहुंचेंगे, 200 प्लस पहुंचेंगे, और बच्चा हो गया 4 डिग्री मुझे बताया श्री राम ने कि इसका घनत्व 4 डिग्री होता है जी। तो बता दें आपको जल के बारे में, जल विभिन्न प्रकार के पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, सही बात है, जल में आप घोल सकते हैं कोई भी चीज। ये हाँ सार्वभौमिक विलायक है, यानी क्या है, ये सॉल्वेंट है, सार्वभौमिक, सब में मिलने की क्षमता इसके अंदर होती है। और जल पदार्थों की 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है, और जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता। इसके बारे में समझ लेते थोड़ी सी कहानी। जल को सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी अन्य तरल की तुलना में अधिक पदार्थों को घोलने में सक्षम है। यह पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि जल के अणु को कोई अन्य विभिन्न प्रकार के अणुओं से प्रति आकर्षित होने की अनुमति नहीं। एक तरल में कण अभी भी निकट संपर्क में है, इसलिए तरल पदार्थ का एक निश्चित आयतन होता है। हालांकि कण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में घूम सकते हैं, आप जानते हैं, जो उसके कण होते हैं वो घूम सकते हैं। तरल पदार्थ कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि वो जिस आकार में उसको डाल देते हैं वो उसका आकार निर्धारित कर लेते हैं, द्रव की प्रॉपर्टी है। तो जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह स्वादहीन होता है, यह गंधहीन होता है, यह रंगहीन होता है। यह जल कांच जैसी सामग्रियों को पारदर्शी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन पर पड़ने वाला प्रकाश इनमें अंदर पार निकल जाता है, इसको पारदर्शी बोलते हैं। तो ये सब जल के बारे में खूबसूरत बातें थी, कुछ और समझ लेते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई यहां तक? तो हाँ, तो उसका घनत्व जो है वो बिल्कुल एसएसटी भी पढ़ा, पेपर करवा, हाँ वो बाद में कराऊंगा सृष्टि, इसके बाद कराऊंगा सृष्टि, ठीक है ना, डोंट वरी। भाषाई कठिनाइयों वाले छात्रों को ईवीएस सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त रणनीति है? शिक्षार्थियों के लिए कक्षा 4 के आगे की पंक्तियों में बैठाने की व्यवस्था करना, ऑडियो पाठ प्रदान करना, शिक्षण सामग्री प्रदान करना जो स्पर्श रूप में या बड़े प्रिंट में हो, सरल आरेख, ठोस सामग्री और गतिविधियों के साथ अवधारणाओं को व्याख्या करना। और अब तो पैडागोगी में आप इतने निपुण हो चुके होंगे कि जैसे सवाल आपको दिखता होगा आपको पता लगता होगा नंबर चल के आ रहा है, अरे वाह नंबर चल के आ रहा है, ऐसा आपको फील होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे आप सवाल देखते हैं ना, अरे नंबर आ गया चल के पकड़ो, पैडागोगी तो बिल्कुल खत्म है ना, ये तो सबको पता होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आप देने की कोशिश करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और सही जवाब है बिल्कुल। भाई जो बच्चे को भाषा समझ नहीं आ रही उसकी कठिनाई कैसे दूर करोगे? आगे बैठाकर उसको कम थोड़ी दिखता है, वो शैतानी थोड़ी कर रहा, उसको भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो उसे ऑडियो, अरे भाई शिक्षण सामग्री, सबसे जरूरी क्या है कि उसको सरल आरेख, ठोस सामग्री और गतिविधि के साथ अवधारणाओं को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट along with simple diagram, concrete materials and activities। और ये हमेशा मैथ हो चाहे ईवीएस हो, हमें यही कहा गया है। प्रणाम मधु, कैसी है? नमस्कार, और यही सही जवाब है। एक और प्रश्न आपकी तरफ आता हुआ, चलो बताओ।
अच्छा पानी यहाँ पर आ गया, मगर एक स्लाइड और बनाई थी मैंने, माफ करिएगा, पानी के बारे में थोड़ी सी बात और यहाँ पर लिखी है, इसको भी समझ लेते हैं। जल एक ध्रुवीय अकार्बनिक यौगिक है जो कमरे के तापमान पर स्वादहीन और गंधहीन लगभग रंगहीन होता है। शुद्ध जल केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु यानी पीएच उदासीन होता है, अर्थात 7। जो जल ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है। घनत्व होता है 997 किलोग्राम मीटर क्यूब। क्वथनांक होता है 212 डिग्री फारेनहाइट, 100 डिग्री। तो जो क्वथनांक था ना जिस पर वो उबल जाता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये गलनांक 32 डिग्री पर गलने लग जाता है। ये जो है सूत्र H2O, इतना डिटेल में नहीं आएगा, साइंस नहीं है आपके लिए, ये रख दिया था मैंने। चलो एक और सवाल। एनिमल विद शार्प फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ हैव डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस। दीज एनिमल्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फूड। आपको बताना है पैने, चपटे और चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु इनमें से कौन से खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? घास और शाक, दूसरे पशुओं का मांस, फल या अनाज? देखेंगे आपका इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। और आपको बता दें सब लोग इस पर एकदम आतुर हो चुके हैं, सब लोग कह रहे हैं इसको तो हम बता देंगे, हम इसको खत्म कर देंगे। और आपको बताते हैं सही जवाब क्या होना चाहिए, काउज है। बहुत बढ़िया। आपको बता दें ऐसे जानवर, चलो मैं दिखा देता हूं, हालांकि इसने अभी कॉलगेट नहीं किया है, अभी मैं इसको ऐसे उठा के ले आया सुबह सुबह, मैंने इसको बोला तू चल, ये बोली नहीं भैया मैंने अभी ब्रश नहीं किया, अभी मैंने क्लोजअप नहीं है, क्लोजअप वाली मुस्कान लोगे, ब्रश तो करने दो। मैं बोला नहीं क्लास का टाइम हो जाएगा, तो मैं इसको ले आया साथ में। तो ये मत जाना कि इसके दांत खराब है, पीले हो रहे हैं, इनको बाद में साफ करवा देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भैंस का चित्र है, भैंस के दांत हैं, ठीक है ना। तो ये जो भैंस के दांत है चौड़े चपटे और पैने होते हैं, क्योंकि घास काटने के काम आते हैं। ये अपने ही मुंह को यूज करते हैं घास काटने के लिए। तो गाय, बकरी और भेड़, भैंस, ये सब क्या है, इन्हीं के दांतों का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये जो है चौड़े तपते दांत, ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, यही प्रयोग में लाते हैं। तो हालांकि इन दांतों का प्रयोग उम्र जानने के लिए भी किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में इसकी उम्र कितनी है इसको जानने के लिए भी हम दांतों का इस्तेमाल करते हैं। तो घास और शाक ये खाते हैं, शाकाहारी पशु होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात कर लेते हैं। चलिए, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए इनमें से कौन सी युक्ति या युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही हैं? आकलन मीन्स आप जानते हैं, अभी मैंने बताया भी था, उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हों। सवाल को ढंग से समझिएगा तभी समझ में आएंगी ये बातें, सवाल में क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि हो सकता है आपको चीजें थोड़ी सी समझ में ना आए। एक एक शब्द को पढ़िएगा सही। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, छात्रों के अनुभव का मूल्यांकन गुणात्मक हो। अब यहां पर दो चीज है, 3 ABC, तीनों ऑप्शन कौन सा मिलेगा आपका? और आपको बता दें सी ऑप्शन आप देने की कोशिश करेंगे, ए और सी भी बताया जा रहा है मुझे। आपको बता दें कभी भी जब आप मूल्यांकन करें, यानी आकलन की बात हो रही है, आकलन करें या मूल्यांकन करें, तो हमेशा उनका आकलन और मूल्यांकन गुणात्मक होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्वालिटेटिव करोगे तो बच्चा डिमोटिवेट होगा। जैसे आपने देखा होगा अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का यूज होना। पहले बच्चे आपस में क्या करते थे, मेरे आए हैं 100 में से 99 नंबर, एक बोला मेरे 98 नंबर हैं, एक बोला मेरे 97 नंबर हैं। अब तीनों आपस में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, तीनों को आपस में लग रहा यार मेरा 1 नंबर और आता तो मैं ऊपर फर्स्ट हो जाता। तो ये एक फीलिंग आ जाती है। तो इसलिए क्या काम करा हमने, कहा कि 95 से 100 तक अगर कोई नंबर लाएगा उसको A+ ग्रेड दिया जाएगा। अब चाहे उसके 95 हो तो बच्चों को टेंशन नहीं होगी, इसलिए ग्रेड सिस्टम को यूज किया गया है। तो इसलिए आकलन में आप संख्यात्मक अंक का यूज ना करें, आप हमेशा वैल्यूएशन को आप गुणात्मक रखें, क्वालिटेटिव रखें। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी सी, बी और सी। हाँ, संख्यात्मक नहीं होगा, बिल्कुल मधु सही कहा आपने, संख्यात्मक नहीं होगा एकदम। और लाइक वाइक पे कंजूसी ना करो भाई, लाइक के लिए आगे बढ़ते चलो, कैसे काम चलेगा ऐसे करोगे। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? शिक्षक आसानी से सामग्री को रोल प्ले या ड्रामा में बदल देते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके समक्ष है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है छात्र आसानी से कहानी कथा के पात्रों के साथ सहानुभूति रखते हैं। सहानुभूति का मतलब क्या होता है, करेक्टर में घुस जाते हैं। छात्रों को स्वयं कहानियां और कथाएं पढ़ने में मजा आता है। शिक्षक कहानी और आख्यानों के माध्यम से पाठों का लेन देन करना आसान कर पाते हैं। तो आपका इनमें से बताना है, इनमें से सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा।
आपने कई बार देखा होगा, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में भी बच्चा है, वो हमेशा कहता है, मैं बोला बड़ा होकर क्या बनेगा, बोला पापा मैं बनूंगा ग्रीन हल्क, कभी कहता है मैं बनूंगा दद्दू हल्क, कभी कहता है मैं बनूंगा रेड हल्क, पता नहीं वो हल्क ही बनता है, क्योंकि वो उस कैरेक्टर में घुस चुका है ना। तो जब भी उसको देखा वो हमेशा हल्क थॉर ही करता है। तो बच्चों को अब कुछ भी, जब वो चीजों का आप देखो ना, जब हम छोटे थे तो अमरीश पुरी को कितनी गाली दे देते थे, जब हम छोटे थे फिल्मों में देखते थे अमरीश पुरी को कितनी गाली देते थे, अरे ये तो बड़ा ही कमीना इंसान है, पता नहीं कैसे उस पर जुल्म कर रहा है, जबकि हमें पता नहीं था कि उसमें एक्टिंग होती है। तुम करेक्टर में घुस जाते हैं। इसलिए ये क्या होता है, ये छात्र आसानी से कहानी या कथा के पात्रों के साथ सहानुभूति रख लेते हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर 2 लगा दो, ठीक है ना। हाँ, वो गम वो खुश हुआ, जब वो कहते थे तो हम कहते अरे मार दिया अनिल कपूर, ठीक है ना। एक और, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डांस फ्रॉम फॉर्म ऑफ मिजोरम, इट्स राव नृत्य, सतरिया नृत्य, चेराओ नृत्य या गरबा नृत्य। तो वही देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। सब लोगों ने, यानी क्वेश्चन ऐसे हैं वो रिपीटेड फॉर्म में है, यानी आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना आपको पता लगे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने, इलू इलू इलू, सब बाहुबली बने रहते, हाँ बिल्कुल। तो भाई देखो समझ लेते हैं, बिल्कुल सही जवाब आप देने की कोशिश करेंगे तो समझ लेते हैं। इस नृत्य को बोलते हैं चेराओ नृत्य। यह है चेराओ, इसका मीनिंग क्या होता है, इस नृत्य के माध्यम से जो लोग हैं वो 6 से 8 लोग होते हैं जो बांस के डंडों के बीच में डांस करते हैं, है ना। ये इसका लोक नृत्य है और सबसे प्राचीनतम नृत्य यही है। और यहां पर अधिकतर नृत्य कब किया जाता है, जब फसल की कटने की बारी आती है। तो मिजोरम का पारंपरिक नृत्य यह है। इसके साथ इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग होते हैं जो जमीन पर क्षैतिज रूप से स्थित दूसरे बांस की डंडियों के साथ जोड़े रखते हैं। इसके साथ 2010 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, क्योंकि इस समय एक साथ अधिक चेराव नर्तकियों ने प्रदर्शन किया था। इसे मिजोरम का सबसे पुराना नृत्य के रूप में भी जाना जाता है और चेराव में 6 से 8 लोगों के द्वारा विशेष अवसरों पर, जैसे कि जब फसल हो जाती है, फसल की कटाई होती है, उस समय नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो चेराव नृत्य के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। दूसरा नृत्य है, इसको बोलते हैं सात्रिया नृत्य। अब ये क्या है, सात्रिया नृत्य की इस कला को, शैली को एक महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था। नृत्य शैली बाद में नृत्य की एक विशिष्ट शैली के रूप में आई और विकसित हुई और विस्तृत हुई, और अपने धार्मिक, चारित्रिक और सत्रों के साथ जुड़ाव के कारण इस नृत्य शैली को उपयुक्त नाम सात्रिया नामक दिया गया। तीसरी है जिसको बोलते हैं राउफ, ये कश्मीर में किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में जो राउफ नृत्य है वो एक लोकप्रिय और मुख्य लोक नृत्य के रूप में माना जाता है, जो कश्मीरी समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रौफ को एक दूसरे के साथ ध्यान से गूंजने वाले मनोरंजक फुटवर्क के साथ किया जाता है, और रौफ नृत्य कश्मीर घाटी का सबसे महत्वपूर्ण और लोक नृत्य भी है। तो यह भी आपको समझ में आया होगा। गरबा, डांडिया जिसमें आप खेलते, डांडिया को तो सब जानते हैं। तो गरबा नृत्य क्या है, गुजराती लोक नृत्य है जो नवरात्रि में मनाया जाता है और 9 रातों तक चलने वाला यह उत्सव है। गरबा गीत आमतौर पर भगवान कृष्ण या 9 देवियों के विषय के इर्द गिर्द घूमता है। सैनडो एक बहुत लोकप्रिय गीत है, एक उदाहरण है। गरबा शैली गुजरात में जगह जगह बदलती रहती, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। तो ये सारे नृत्य आपको मैंने बता दिए, फोटो के साथ दिखा दिए, तो समझ में आ गया होगा। तो सबसे प्राचीन नृत्य में लगा दूं चेराव नृत्य। इज दैट क्लियर? सभी नृत्य के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब अगर आपको कोई नृत्य पूछा जाएगा तो आसानी से बता देंगे। ऐसे तो बहुत सारे सुरजीत, ऐसे तो बहुत सारे नृत्य हैं। अब उसको इस समय यहां एक्सप्लेन करना, जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। इसके अलावा देखो यहां पर और नृत्य के बारे में बताता हूं थोड़ा सा। जैसे मुझे अभी कहा है सुरजीत ने, भांगड़ा जो है वो नृत्य पंजाब का है। रासलीला उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में रासलीला होती है, कहते हैं रासलीला। राम चाहे सीता, चाहे सीता चाहे राम है। घूमड़, घूमड़ घूमड़ घूमियो, सुना ना गाना था, दीपिका पादुकोण का, और राजस्थान का है। बिहू असम का है। लावड़ी महाराष्ट्र, घूमरा ओडिशा, पुलिकली केरल, काराकट्टम तमिलनाडु, दोलू कुनिथा कर्नाटक और वीरनाट्यम आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ वहां के फेमस जो नृत्य हैं वो बयान को बता दिए हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में ना आए और आप चीजों को समझ पाए। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल की स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? आप देख, जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो डिपिक्शन हो रहा है वो क्या है, उसका डिप्लेक्शन हो रहा है, तो वो क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। वर्षा कम होना,
वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथों के पंपों का उपयोग होना, नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं इसलिए। तो आपका जवाब हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी, देखेंगे आपका जवाब कितना मिलेगा जी। देखेंगे आपका जवाब कितना है, सवाल मिलेगा सही से जी। और जवाब मिल रहा है मुझे आपका जी। तो देखेंगे भाई आपका जवाब क्या मिलेगा, और हमें उम्मीद है आपके कमेंट्स कहां चले गए, मिल गए, कमेंट्स आपके मिल रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं, और जवाब मिलेगा आपका सी। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। नाले, नदियां, ट्यूबवेल जो है वो सबसे ज्यादा, जो ट्यूबवेल है वो ग्राउंड वाटर होता है, ट्यूबवेल से हम क्या करते हैं, पानी खींचते हैं, और जिससे कि उसका लेवल घटता जा रहा है ना। तो ये ट्यूबवेल जो है, हाँ इसका ध्यान रखिएगा। तो सिंचाई हेतु ट्यूबवेल और तथा हाथों के पंपों का उपयोग देना। सुरजीत ने एक सवाल मुझसे पूछा है, एक्चुअली सुरजीत मैं पढ़ा, इसमें ध्यान नहीं दिया मैंने। सुरजीत का एक सवाल है, कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। सुरजीत मैं आपको बता दूं, नृत्य तो बहुत सारे हैं, यानी नृत्य तो बहुत सारे हैं जो हम मनाते हैं, जानते हैं, लेकिन कुल मिलाकर भारत में 8 शास्त्रीय नृत्यों को ही मान्यता दी गई है, जैसा आपने पूछा। तो यहाँ पर वो बहुत फेमस, आपने सुना भी होगा, इनमें शायद भारतनाट्यम है, एक ऊ है, एक सात्रिया, ये नाट्य उसमें नृत्य में आता है, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, एक दो मैं शायद भूल गया हूँ, कथकली भी है। तो ये कुल मिलाकर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो पूरे भारत में मनाए जाते हैं। ठीक है सुरजीत, अभी आई थिंक आपको मैं जवाब देने में सक्षम रहा हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है ना, हाँ 8 हैं बिल्कुल शशि। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं। जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप ईवीएस के अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती हैं। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या होगा, यह आपको बताना है। लेट्स सी, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। गुड मॉर्निंग संदीप जी, गुड मॉर्निंग। हाँ वो मैं करवाऊंगा, पिंकी डोंट वरी, मैं सारी थ्योरी कराऊंगा, परेशान ना हो आप भी। तो देखेंगे, पहले इसको पढ़ा लूं उसके बाद शुरू करूंगा। प्राइमरी स्कूल में प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं होता, तो ये तो गलत बात है। अगर वहां सामान उपलब्ध नहीं है, ये प्रॉब्लम किसकी है, ये उस मैनेजमेंट के जो उस स्कूल को चला रहा है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ उसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो ये तो गलत कर दूं मैं। छात्रों को सीखने की क्रिया में परिवार को शामिल करने की आवश्यकता है, क्या ये बात सही है। जब आप छात्रों को सीखने के लिए क्रिया कर रहे हो तो परिवार को शामिल, जो बच्चों को एक्टिविटी कराओगे उसमें परिवार वाला होना बहुत जरूरी है, क्या ये सही है भाई। स्कूल में बच्चा रहता है, स्कूल में क्रियाकलाप करता है, क्या उसके परिवार वालों को बुलाओगे वहां पर, गलत हो गया ना ये भी, ऐसा तो गलत होना चाहिए, है ना। छात्रों को सम्मिलित करना जिसमें उनके ज्ञान निर्माण को आसानी हो सके, एकदम सही बात है। और छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित करे, बिल्कुल सही बात है। तो राइट ऑप्शन सी और डी होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, केवल सी और डी, दूसरे वाले नहीं होंगे, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन लगा दूं मैं, सी और डी किसमें, ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन सी है। अगर आप सी देते हैं तो एकदम सही जवाब मिलता है। और एक बार भाई जल्दी से शेयर करके आ जाओ, 15 वाले क्वेश्चन में सभी ऑप्शन सही लग रहे थे। हाँ ऐसा होता है मधु, सभी सही लगते लेकिन सारे हम लगा नहीं पाते, मजबूरियां हैं, है ना। और लाइक भी बढ़ाते रहो भी, ऐसे कैसे काम चलेगा। एक और सवाल ले लेते हैं आपके स्क्रीन पर, चलिए ये रहा। इन लिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता को पहचानें। अब इकाई योजना तो आप सब जानते हैं, ये थोड़ा सा शायद दूसरा क्वेश्चन यहाँ रह गया, चेंज नहीं हुआ है इंग्लिश में। इनमें से कौन सा आपको बताना, विशेषता वाले को पहचानना जो किसकी है, इकाई योजना, यूनिट प्लान। और मैंने यूनिट प्लान के बारे में शायद आपको बताया था कि यूनिट प्लान का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट को कितने घंटों में, कितने आवर्स में, कितने समय में पूरा किया जाएगा, और बच्चों को आप कैसे कैसे पढ़ाएंगे, है ना, यही तो है। तो अब देख लो, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलाप का ब्यौरा, पाठ के लिए नहीं, पाठ योजना होती है, याद रखिएगा। पाठ के लिए लेसन प्लान होता है, पाठ मतलब लेसन, तो लेसन प्लान होता है इसके लिए जब प्रत्येक पाठ की बात करते हैं। यह पाठ के 10 से अधिक पाठ की योजना का संकलन नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये पाठ के 10 पाठों का संकलन है। आदर्श रूप में 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन नहीं, ये क्या है, एक पर्टिकुलर भाग। आप यूनिट पढ़ते हैं, आपके यहाँ 5 यूनिट है, और 5 यूनिट में 2 चैप्टर हैं, किसी में 3 चैप्टर हैं। उन सभी चैप्टर्स को, उन सभी कंटेंट को जो उसके अंदर दिया है, उसको आप कितने आवर्स में खत्म करेंगे, कितने आवर्स में पढ़ाएंगे, उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये होता है लेसन प्लान, सॉरी यूनिट प्लान। और लेसन प्लान होता है पर्टिकुलर टॉपिक को आप किस तरह से पढ़ाएंगे, इजी बनाएंगे, ये होता है लेसन प्लान, ठीक है ना।
कोई बात नहीं है, जो ठंड में सो रहे हैं तो सोने दो, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, बाद में देख लेंगे वो। तो प्रत्येक यह विषय वस्तु के बड़े भाग की योजना का अध्ययन आप मान सकते हैं इसको, अगर आप कहें तो। जी, एकदम सही जवाब आपका तरफ से मिलेगा, अगर नहीं है तो सही कर लीजिएगा। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। आइडेंटिफाई द ट्राइबल ग्रुप्स हु आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। दैट इज सहाविया जनजाति, गौड़ जनजाति, गद्दी जनजाति, संथाली जनजाति। इनमें से आपको कौन सा लगता है, कौन सी जनजाति होगी जो मूल निवासी मानी जाती है हिमाचल प्रदेश की? और यहां पर ऑप्शन मिल रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर डी, संथाली। हम तो लोग सो गए थे, ओके, जागो जागो जागो, सुबह हो गई। तो देखेंगे आपका जवाब, अब मुर्गा नहीं बोलता है, अब सुबह सुबह मुर्गा नहीं बोलता है, अब मास्टर जी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही जवाब मिला, एबीसी। ओरे माय गॉड, आप तो बड़े कंफ्यूज आ रहे हैं भैया, ऐसे क्यों कंफ्यूज आ रहे हो? सिंपल है, आदिवासी की जो हिमाचल प्रदेश में रहने वाली मुख्य जनजाति के रूप में आती है। और आपका आंसर हो रहा है, मुझे गलत सा लग रहा है थोड़ा सा, चलो बता देते हैं, राइट ऑप्शन बी नहीं होगा इसका, गौड़ जनजाति नहीं है। तो इन सभी जनजातियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि गद्दी जनजाति इसका सही जवाब है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए जनजाति कौन कौन सी कैसी कैसी दिखती है। चलो दिखाते हैं, ये है गद्दी जनजाति जो इसका सही जवाब है। यह एक इंडो आर्यन अर्ध देहाती जातीय भाषा जनजाति है। जनजाति मुख्य रूप से भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में रहती है। गद्दी का शब्द का मतलब गदरन शब्द से आया है, जो हिमाचल प्रदेश की एक मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है गद्दी का घर। यह अनुसूचित जनजाति मुख्य रूप से चंबा जिले के भरमौरी में भी पाई जाती है। उनकी अपनी परिभाषिक संस्कृति है, भाषा है, पहचान है, पहनावा है, विवाह और धार्मिक उत्सव है। और 2000 में अगर एक सर्वेक्षण हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में गद्दी की आबादी 1,78,130 थी। ठीक है ना? तो गद्दी समझ में आई। कर्नाटक कहां से आ गया? इसके बाद बात करते हैं, यह है संथाली जनजाति। देख रहे होगे इधर, इनकी वस्त्रभूषा आभूषण, पंख वंख लगा लेते हैं ये। तो ये भारत का मूल निवासी मुंडा जातीय समूह है। यह जनजाति, यह जनसंख्या के अनुसार संथाल झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, झारखंड की। यह जनजाति असम में, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर है, पूछ ले तो कोई, ये सबसे ज्यादा कहां पर, झारखंड में पाई जाती है। और ये सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली मुंडा भाषा, संथाली भाषा बोलते हैं। तीसरी जनजाति की बात करते हैं, गौड़ जनजाति। यह जनजाति द्रविड़ जातीय भाषा का समूह है। यह जनजाति मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मौजूद है। एक अनुसूचित जनजाति को प्रस्तुत करती है और उनकी भाषा गोंडी है। ओके, एक और जनजाति है, यह है सहावीय जनजाति, इसको सहरिया जनजाति भी बोलते हैं। ये राजस्थान में पाई जाती है। ये जनजातीय समूह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौजूद हैं। इस जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और यह जनजाति जीववाद, लोक हिंदू धर्म, देवी देवताओं में विश्वास रखती है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो मैंने सभी जनजातियां आपको दिखा दी हैं। अच्छा, संथाली का डांस भी किया, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, जनजाति, और अरे अभी तो और खतरनाक है, जो आदमी को खा जाती हैं। अभी जनजाति जो सिर्फ मीट ही खाती हैं, कच्चे जानवरों को खाती हैं, ऐसी बहुत सारी जनजाति आपको बाद में बताएंगे। अभी समझ में आए चारों ऑप्शन? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, राइट ऑप्शन क्या था। इसलिए मैंने आपको सभी चीजों को पिक्चराइज करके दिखाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको, अगर ये आपको दी हुई जानकारी समझ में आ रही है तो एक बार ईवीएस बाय ललित कुमार जरूर लिख दें कमेंट सेक्शन में। और साथ में आप एक बात और कर दें कि भाई अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक करें और साथ वाले साथियों को शेयर जरूर करते रहें। ओके, तो आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं। यह रहा आपके समक्ष। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? यह दृष्टि वर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है। विजन, दृष्टि। यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है, या इससे भूख बढ़ती है। और इसको तो कोई भी बता देगा इस आंसर को, क्योंकि आप जानते हैं कि इस, जब हमें अभी पैंडेमिक आया था, चिकनगुनिया हुए थे लोगों को, डेंगू हुआ था, तो किन सब की सलाह दी गई थी खाने की? विटामिन सी से भरपूर जो खट्टी मीठे फल हैं। हालांकि देखो उनमें कौन सा था, आप देखते होंगे उसमें कई सारे फल बताए गए थे। स्पेशली एक फल का नाम सामने आया था, कीवी, खट्टा मीठा फल था। मौसमी, क्यों? क्योंकि इसमें जो है, जब ये आपको दी जाता है तो विटामिन सी आपकी बॉडी में प्रचुर मात्रा में जाता है, जो जो क्षमता है उसको बढ़ाता है ना? तो राइट ऑप्शन एकदम सही आपने दिया है, ऑप्शन नंबर सी अगर आप दे रहे हैं, क्योंकि ये संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। एक और सवाल, कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं।
या इस क्षेत्र भ्रमण में कौन सा प्रक्रियात्मक कौशल को प्रोत्साहन मिलेगा? आई एम द टीचर ऑफ क्लास 4 ऑर्गेनाइज ए ट्रिप टू ए म्यूजियम, व्हाट प्रोसेस स्किल्स विल फील्ड ट्रिप इंकरेज? और आप जानते हैं कि भाई ईवीएस में तो सबसे ज्यादा फील्ड ट्रिप का ही महत्वपूर्ण है। अगर अयान साहब उन बच्चों को ले जाते हैं तो इसमें किस चीज को, अब मैंने बताया ना, जब भी आप किसी बच्चे को क्षेत्र भ्रमण के लिए लेके जाओगे, जब भी किसी बालक को आप क्षेत्र भ्रमण कराओगे, तो वो क्षेत्र भ्रमण से क्या करेगा बच्चा? आप उससे पूछोगे अरे लल्ला क्या देखा बे, तो लल्ला बताएगा अरे वहां था बहुत अच्छी चीज थी भाई, हमने देखा इतना बड़ा ग्राउंड था, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, ऐसी बात होगी ना। तो वही है, क्या बोलते हैं उसको? उसी को बोलते हैं अवलोकन, और मॉडल का निर्माण वो अपने आप भी बनाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब भी आप कोई चीज देख के जाते हो आप उसका ऑब्जर्वेशन करते हो, और बेसिक चीज यही है, आप किसी भी बालक को वहां लेकर जाते हो तो उसको ये चीज का पता लग जाता है कि मैं जो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं वो कैसा, और वो ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राइट ऑप्शन मिल गया आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, दैट इज अवलोकन तथा मॉडल का निर्माण करना। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है, पहचान करें कि इनमें से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। तो प्राइमरी लेवल पर हम क्या करते हैं, कुछ सेंसिटिव मैटर्स बच्चों के साथ शेयर करते हैं। हालांकि सबसे बड़ा है लैंगिक भेद, हम लैंगिक भेद को सबसे ज्यादा देते हैं, लेकिन यहाँ लैंगिक भेद नहीं दिया है। अब इसके अलावा कौन सा है ये आपको बताना है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जातीय भेदभाव और घरेलू हिंसा, जातीय भेदभाव और दहेज प्रथा, बाल मजदूरी वर्ग असमानता, या बाल मजदूरी घरेलू हिंसा। अब देखो, जातीय भेदभाव और घरेलू हिंसा बिल्कुल गलत हो जाएगा, घरेलू हिंसा से हम उसको परिचित नहीं कराते हैं। दहेज प्रथा का तो उसका मैटर नहीं है, दहेज प्रथा तो बहुत बाद में आती है ना। हाँ, हम ये जरूर बच्चों को दिखाते हैं कि भाई बाल मजदूरी, क्योंकि बच्चा छोटा है, बाल मजदूरी ना करे। अब बाल मजदूरी का बच्चों ने मतलब ही निकाल लिया अलग। अब यहां पर क्या हुआ, एक ऐसा केस सामने आया कि भैया ये टिल्लू बोला अपनी माताजी से कि माताजी देखो मास्टर ने कहा बाल मजदूरी मना है। बोले फिर क्या करूं? बोला आज से मैं कोई भी घर का काम नहीं करूंगा, ये बाल मजदूरी में आता है। तो बाल मजदूरी का मतलब ये नहीं है कि आप घर का कोई भी काम ना करें, ठीक है ना। तो बाल मजदूरी का मतलब है कि बालक किसी कमाई के स्रोत के लिए कहीं नौकरी ना करें, दैट इज बाल मजदूरी। तो बाल मजदूरी और वर्ग समान असमानताएं जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर किया जाए। बाल मजदूरी घरेलू हिंसा, बच्चे छोटे लेवल के हैं, वो घरेलू हिंसा से भी परिचित नहीं है, ना उनको संवेदनशील कराया जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आई? वेरी गुड। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, फिर तो आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, चलिए रहा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाल मजदूरी और वर्ग अंतराल। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द प्लांट्स विच ग्रो इन एरियाज विद ब्रैकिश वाटर आर कॉल्ड, दैट इज हीलियोफाइट, हेलाफाइट, मेसोफाइट और मीजोफाइट और जीरोफाइट। यानी आठ पौधभिद, लवण मृदोभिद, समोद्भिद या मरुद्भिद। इनमें से पौधों के नाम कौन से हैं जो पानी में, हाँ, जो खारे जल में, खारा मतलब जल कहां होता है? अधिकतर समुद्र का जल खारा होता है नहीं, तो वहां पर उगाते हैं। उन पौधों का नाम क्या है? और ऑप्शन नंबर 23 का मुझे मिल रहा है बी। और आपको बता दें इसका जवाब जो आप दे रहे हैं, तो अगर आप बी ऑप्शन दे रहे हैं, लवण मृदोभिद, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या है? लवण पाया जाता है। और लवण कहां मिलता है? खारे पानी में। लवण मीन्स आप नमक को ले सकते हैं, NaCl को ले सकते हैं, वो भी लवण है, ठीक है ना। तो आप ऐसे पौधे तो कहां मिलेंगे? वो मोटी सी बात, नाम जैसा वैसा काम। इंग्लिश में तो शायद ना पता लगे, हिंदी में आपको पता लग जाता है। समझ लेते हैं। लवणोद्भिद जो है, लवणोद्भिद पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो स्वाभाविक रूप से नमक दूषित वातावरण में जीवित रहते हैं, उनको लवण सांद्रता NaCl जो है वो तक सहन कर सकते हैं, 1 मिलीग्राम तक। विश्व के कुल वनस्पतियों का लगभग 1% डाइकोट और मोनोकोट दोनों लवणविद पौधे हैं। उदाहरण मैंग्रोव जो है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। दूसरा छायाजीवी, छायाजीवी छाया प्रेमी पेड़ पौधे होते हैं। इन पौधों में सूर्य के पौधे या आठ पौधभिद की तुलना में बड़ी प्रकाश संश्लेषण इकाइयां होती हैं। छायाजीवी को प्रकाश भीरु पौधे के रूप में भी जाना जाता है, और ये केवल 20% सूर्य के प्रकाश में अपनी संतृप्ति स्तर तक पहुंच जाते हैं। ऑर्किड, ऑर्किड पेड़ सुना होगा आपने, काफी महंगा है, कि उसमें ज्यादा धूप की जरूरत नहीं पड़ती, अगर वो छाया में रखा वहीं हो जाएगा। तीसरा था आत्पोद्भिद, पौधे जो सूर्य के प्रकाश में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं वो आत्पोद्भिद पौधे कहलाते हैं। उदाहरण सूरजमुखी और बरगद। आत्पोद्भिद वृक्ष की छत बनाते हैं। और उदाहरण चावल को अपनी वृद्धि के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो ये पानी में और सूर्य की आवश्यकता होती है।
समुद्भिद पानी और खनिज लवणों से भरपूर मिट्टी में उगने वाले पौधे, जितने भी पौधे मिट्टी में उगते हैं उनको, कोई भी पौधा हो जो मिट्टी में अनुकूलित है उसको समुद्भिद कहा जाता है। सूखे की स्थिति के संपर्क में आने पर ऐसे पौधे आसानी से मुरझा जाते हैं क्योंकि वो पानी के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं होते। अधिकांश जो फूल और पौधे हैं वो हमेशा समुद्भिद की कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं मरुद्भिद, जैसे नाम है मरुस्थल, तो ये पूरे वर्ष शुष्क परिस्थितियों में उगने वाले पौधे हैं। मरुद्भिद पौधे मुख्य रूप से मरुस्थल में पाए जाते हैं और 14,000 फीट की ऊंचाई पर मिल जाते हैं। और इनकी खास बात क्या है कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम जल मुक्त करते हैं और इनकी पत्तियां, तो इनमें पत्तियां होती ही नहीं है, या होती हैं तो बहुत छोटी या फिर कांटेदार होती हैं, और ये वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पत्तियों से होने वाली जल की हानि को कम करने में मदद करती हैं। कुछ पौधे हैं नागफनी, अनन्नास, एलोवेरा, ये यहीं के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। तो मैंने सारे पौधे आपको बता दिए हैं, शायद आपको समझ में आ जाएंगे, पौधे के बारे में दिक्कत नहीं होगी अब आपको। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, लवणोद्भिद। इनमें से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। क्या आप सही मानते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं भाई उसने बोला सीखने सिखाने के लिए सिर्फ किताब का ही ज्ञान होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना। किताब, और एनसीएफ कहता है कि बालक को किताबी जीवन से नहीं जोड़ना है, उसको किताब के बाहर निकालो। रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करना। अब देखो, रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे सर हतोत्साहित करना तो नेगेटिव वर्ड है, लेकिन मैं आपको बता दूं हतोत्साहित करना नेगेटिव वर्ड है, लेकिन आप ये समझो कि यहां पर जो चीजें लिखी हैं उसको समझने का कोशिश करो। हतोत्साहित किसके लिए लिखा है? रटने वाली प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए। तो अब आपको आयोग घुमाने लग गया है, तो हतोत्साहित नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव के लिए रटना तो मना है ना, तो रटना मना है ना, रटने के लिए मना करता है ना, क्योंकि एनसीएफ कहता है जो रटे वो पाप है, और जो रट रट के पढ़े उसके घर में सांप है। समझ गए? रटना नहीं है, समझना है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी सही है। रटने द्वारा सीखने के जो बच्चा सीखता उसको हमें डिमोटिवेट करना चाहिए, उसको हतोत्साहित करना चाहिए। विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है और समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वग्रहों नहीं, इसका नहीं, प्राइमरी लेवल पर इसकी जरूरत नहीं है। राइट ऑप्शन बी, समझ समझ के करो। 24 का भी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, उल्टा पॉजिटिव हो जाता है। रोनाल्ड रास की कहानी को आप सभी जानते हैं। रोनाल्ड रास क्या करते थे? मच्छर के पेट में घुसे थे ना, वो याद है ना, मच्छर का पेट फाड़ के अंदर घुस गए थे रोनाल्ड रॉस। तो रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या है? The story of Ronald Ross has been included in the textbook of environmental studies. The purpose of placing it was विद्यार्थी को खोज के लिए प्रेरित करना, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू सर्च। सही बात है भाई, स्टूडेंट को मोटिवेट करोगे रिसर्च के लिए। भाई रोनाल्ड रॉस के बारे में ये बताया गया था, उन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला था मलेरिया की खोज करने के लिए, आप सभी जानते हैं। तो उन बच्चों को मोटिवेट करें। हेल्पिंग स्टूडेंट टू लिंक मलेरिया एंड मस्कीटोज, बिल्कुल सही बात है कि बालक लिंक करें कि भाई मलेरिया कहां से होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो मच्छरों से बचा जाए। और लुकिंग एट हाउ साइंटिस्ट वर्क, और वो यही जान लें कि साइंटिस्ट किस तरह से अपने काम को करते हैं, कितने उसके लिए प्रेरित होते हैं, सब चीज उसको पता होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन सभी ठीक है। तो मैं ऑप्शन नंबर 2 लगा दूं, अगर आप कहें तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट कर दें, बहुत ही खूबसूरती से आपने कर दिया जाए। ओके, 24, ओके ओके अभिषेक 24 अभी करेंगे। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। एनसीएफ क्या उसने बोला सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? भाई बच्चे को आप क्या बोलते हो? रटना मना है। एनसीएफ मना करता है ना कि रटना मना है, रट के नहीं पढ़ना, यही तो बोलता है। तो रटना मना मतलब रटने को मना करना, यानी रटने को डिग्रेड करना, रटने को हतोत्साहित मतलब डिमोटिवेट करना। तो यही तो लिखा है कि रटने द्वारा सीखने के सचेतन रूप को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, कम करो उसको। सिंपल थ्योरी है। एक और सवाल, कक्षा 4 के छात्र उन शिक्षक द्वारा चर्चा करने के लिए कहा जाता है हमारे शरीर के अंदर हम जो भोजन खाते हैं उसका क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट है क्लास 4 का और उसके टीचर उससे पूछते हैं व्हाट हैपन टू द फूड वी ate inside our body, which of the following are objective? उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन आपके समक्ष है। तो पहला ऑप्शन है छात्रों के सहज विचारों की खोज करना। भाई सही बात है, जो सहज मतलब क्या होते हैं? जो इनिशिएटिव आइडियाज है, जो बेसिक आइडियाज उनकी खोज करना। पाचन वैज्ञानिक अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थी को, ये पाचन तंत्र बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा कक्षा 4 में, ना ही उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। प्रश्नों के सही उत्तर तय करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, नहीं। प्रश्नों के सही उत्तर सही उत्तर की तो बात ही नहीं हो रही है। उसने पूछा है उद्देश्य क्या है,
और जब ये दो गलत हो गए तो ये सभी तो होगा नहीं। तो ये कक्षा 4 का बच्चा है, तो उसको जो सहज विचार हैं, जो बेसिक आइडियाज है, उनको क्लियरिटी मिल जाए, इसलिए हम इनका यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन होना चाहिए ए। हाँ पूजा जी, मुझे पता है आपका कमेंट मुझे मिलते हैं। सभी लोग भी बाद में भी कमेंट कर दिया करो वीडियो पर, ये तो आपके लाइव चलते हैं, इसके बाद और कमेंट्स मिलते हैं, तो वहां पर भी अगर कमेंट कर दोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। राइट ऑप्शन मिला है, एकदम सही जवाब आपकी तरफ से। और आज बच्चों को निद्रा ज्यादा आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कम बच्चे हैं। राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। और जैसे मैं आपको बता दूं एक बात और दोस्तों समझ लो, भाई शाम को पैडागोगी पुराण शुरू हो गया है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था 7:30 बजे। तो पैडागोगी के सभी जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं स्टार्टिंग से लेकर ऑनलाइन वालों तक, उन सबको मैं कराऊंगा, जो आपके लिए रामबाण दवाई होगी सभी के लिए। तो भाई सभी लोग 7:30 बजे की क्लास को बिना छोड़ें। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा चाची, उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को क्या कहते हैं? दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब एक साथ रहते हैं। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। मातृवंश परिवार, जिसमें रीता की माता मुखिया है। पितृवंश परिवार होता है जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। और एकल परिवार, जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। तो देखो ये परिवार है, मित्र परिवार, और परिवार के टाइप ईवीएस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। और आप सब जानते होंगे, अगर आपके परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, उनके परिवार के बच्चे एक साथ रहते तो वो होता है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में जो एकल परिवार है उसमें कौन रहता है? माता पिता और उनके बच्चे, और वहां सभी लोग काम करते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? पेडागोगी पुराण मस्त है सर, थैंक पुराण चालू करने के लिए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए क्या है ना, पेडागोगी में बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको कंटेंट समझ में नहीं आता है, और पेडागोगी आपको नंबर भी दिलवाती है इसलिए। ओके, तो भाई यहां पर देखें तो राइट ऑप्शन क्या? संयुक्त परिवार। मातृवंश, माता मुखिया नहीं है इसमें, और ना ही पिता मुखिया की बात की गई है, वो संयुक्त परिवार की बात की गई है। एक और सवाल, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन है? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तरुण भारत संघ is an organization work for conservation of water. The head of this institution is one of the following. Choose the correct option. मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह और पीसी जोशी। और आपका जवाब क्या मिलेगा? ए मिल रहा है मुझे जवाब, बहुत बढ़िया। मेधा पाटकर के बारे में बात की जा रही है कि मेधा पाटकर जी इसकी मुखिया हैं। लाइक भी बढ़ाते रहो, और सी भी मिल रहा है मुझे ऑप्शन ए, सी में टक्कर है, टकरार है। तो देखेंगे, आप सोच रहे होंगे क्या बात है, तो आपको आंसर तो पता लग गया, ए नहीं होगा। मेधा पाटकर इज नॉट द राइट आंसर राजीव। राइट ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, इन्हीं को भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। ये ऐसे फैक्ट जो आपको नहीं पता है, राजेंद्र सिंह साहब को जल पुरुष, भारत का जल पुरुष कहा गया, उनको उपाधि भी मिली है नोबेल पुरस्कार में। अब ये हैं कौन कौन, इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बता दें तरुण भारत संघ क्या है। यह है तरुण भारत संघ का लोगो। ये एक ऐसा संघ है, टीबीएस के नाम से इसको जानते हैं, राजस्थान के भीकमपुरा में स्थित है, एक गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन है। इस संघ की स्थापना 1975 में हुई थी। टीबीएस की शुरुआत जल के विषय पर सामाजिक मुद्दों को एकजुट करने में हुई थी समुदायों को, और क्योंकि राजस्थान में जल की प्रॉब्लम है, तो टीबीएस ने श्रमदान से वर्षा जल एकत्र करने के लिए, जो आपने देखो राजस्थान में जोड़ बने हैं, एनीकट और बांध का निर्माण, वो इसी समुदाय के अंतर्गत किए गए हैं, और पुनः सशक्त बनाने में उनकी सहायता की, जिसका आंशिक रूप टीबीएस द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इसके अलावा बता दें, ये है हमारे मिस्टर राजेंद्र सिंह, जिनको टीबीएस के अध्यक्ष वो है वर्तमान में भी, और टीबीएस उनके जोशीले नेतृत्व में 1985 से राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में जीवन और आशा को बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। श्री राजेंद्र सिंह को स्टॉकहोम जल पुरस्कार के 2015 प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया, और जल के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। राजेंद्र सिंह को व्यापक रूप से भारत के जल पुरुष यानी वाटरमैन की उपाधि दी गई है। याद रखिए, क्वेश्चन बन सकते हैं। नहीं ये मेल है भाई, फीमेल नहीं है राजेंद्र सिंह जी। वो मॉर्निंग में तो नहीं आएगी, वो मेरी मजबूरी है। ओके ओके मधु, तो बात समझ में आई। इसके बाद दूसरे आते हैं, इनको बोलते हैं मेधा पाटकर। ये मेधा पाटकर है। मेधा पाटकर एक सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक है। नर्मदा बचाओ इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। मेधा पाटेकर
भारत में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर काम कर रही हैं, जिनमें आदिवासियों, दलितों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दे शामिल हैं। इसके बाद आते हैं हमारे, आप सभी को जानते होंगे, हमारे महान पुरुष जिनको अभी 2021 में निधन हुआ है, जिनको बोला जाता है चिपको आंदोलन के प्राणदाता, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने भारत में चिपको आंदोलन के नेता भी हैं। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। इन्होंने श्री देव सुमन के प्रभाव में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका शुरू की थी और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब नेक्स्ट आता पीसी जोशी, इनको भी समझ लेते हैं। यह पीसी जोशी भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआती नेताओं में से एक थे। कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके संस्थापक यही हैं। जोशी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी में डिटेल में दे रहा हूं, समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़े। सेव ट्री। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वो बैठकर अपना अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी उनमें से किससे वंचित रहेंगे? अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे आप भी टीचर कहते हैं कि कोई शोर नहीं मचाएगा, सब अपनी अपनी किताब खोल के पढ़ो, लेकिन वो हमेशा सही नहीं है। तो वो किस चीज से वंचित रहेंगे? इंडिविजुअल लर्निंग से, मल्टीपल इंटेलिजेंस से, सहपाठी द्वारा सीखना या अवलोकन से सीखना। व्यक्तिगत बुद्धि का उनमें थोड़ा सा कमी रहेगी, या फिर सहबुद्धि यानी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि वो नहीं हो पाएगी। सहपाठी द्वारा आकलन, लर्निंग बाय क्लासमेट या कोलीग, और अवलोकन से सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो उनकी टीचर बोलती है इस वाले कोई किसी से बात नहीं करेगा, और ये खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है मेरे विचार अलग हैं और दूसरे वाला उस चीज को अलग तरह से एक्सप्लेन करता है। ये होता भी है। अगर मैं यहाँ कोई क्वेश्चन पूछूं, उसके मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे ना, आप कुछ आंसर देंगे, दूसरा वक्त कुछ आंसर देगा, तो ये जो आंसर्स मिलेंगे मल्टीपल, ये सबके अलग अलग होंगे ना, तो इसको कहा जाता है क्या? सहपाठी द्वारा सीखना, और उसका आकलन भी सहपाठी द्वारा ही किया जाता है। तो राइट ऑप्शन है सहपाठी द्वारा आकलन, लर्निंग बाय क्लासमेट किसे वो वंचित रह जाएंगे। डी नहीं होगा फरजाना, अवलोकन द्वारा सीखना। अवलोकन तो साथ बोलने से नहीं आता है, साथ बोलने से तो आपको पड़ोसी की बात समझ में आएंगी ना बस। एक और सवाल। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं और घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। इनमें से कौन से पक्षी पेड़ के तनों पर अपना घोंसला बनाते हैं? देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा। पेड़ के तनों पर, तन की बात हो रही है। दर्जिन, कोवा, बसंत गौरी यानी बारबेट या शक्करखोरा, इनमें से आपको बताना कौन सा पेड़ के तने पर घोंसला बनाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर देंगे आंसर। मुझे क्या मिलेगा आपका आंसर? और यहां पर जवाब मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, कौवा। ओ माय गॉड, तने में कहां बनाता है मधु कौवा घोंसला? कौवा तो ऊपर जाके शाखाओं में बनाता है, शाखाओं में बनाता है वो। ऑप्शन दर्जिन चिड़िया, नहीं, दर्जिन चिड़िया को टेलर बर्ड भी बोलते हैं। टेलर बर्ड पत्तियों में घोंसला बनाती है। चलो मैं बता देता हूं, ये है टेलर बर्ड। आप देखेंगे टेलर बर्ड, इसलिए इसको टेलर बर्ड कहा जाता है क्योंकि ये जो पत्ते होते हैं ना, पत्तों को, दो तीन पत्तों को आपस में सिल देती है। जब ये सिलाई लग रही है ना, तो सिलाई करके अपना घोंसला बनाती है। बहुत छोटी होती है, इसलिए इसमें उसके बच्चे आराम से आ जाते हैं। तो ये इसलिए इसको दर्जिन चिड़िया या टेलर बर्ड कहा जाता है, क्योंकि ये सिलाई करके घोंसला बनाती है। दो पत्तों को सिल देती है और वो उसी से अपना घोंसला तैयार हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा कौवा। कौवा को तो आप जानते ही हैं, मैंने कल भी बताया था कि कौवा पेड़ की शाखाओं में जाकर के अपना घोंसला बनाता है, जो नॉर्मली लकड़ियों से बना होता है, उसी में वो आता है। इसके बाद आते हैं बसंत गौरी बारबेट। ये क्या होता है कि ये एशियाई बारबेट है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। बगीचों और पेड़ों में विरल वुडलैंड में निवास करता है, जबकि इसकी ताल मापी के समान आवाज संदिग्ध है। इसे ढूंढना मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसका छलावरण, छोटा आकार इसको आसानी से पत्तियों में छिपा देता है। और ये जो आप किस्म बसंत गौरी बारबेट, ये अपना घोंसला पेड़ के तने से लटका के बना लेता है। ठीक है ना। इसके बाद आता है, इसको बोलते हैं सनबर्ड, शक्करखोरा। ये क्या है? ये बड़ा सुकूनदायक प्राणी है। इसको सुकून की नींद चाहिए। कहते हैं ना भाई, सब लोग मजदूरी करके आ रहे हैं तो शाम को तो गद्दा मलमल का होना चाहिए, है ना, मोटा वाला गद्दा होना चाहिए जो आराम से नींद आए थक हार के। वो इसके अंदर खूबियां हैं। इस पक्षी का घोंसला पेड़ की डाल या टहनी से लटकता हुआ होता है, मकड़ी के जाल सा सुगठित होता है। जिसके कारण इसके भीतर पानी की एक बूंद नहीं जाती है। इस घोंसले का आकार बहुत कुछ सोडा वाटर जैसा, बोतल जैसा होता है। स्वभाव से विलासी और मधुपाई होने के कारण यह चिड़िया अपने घोंसले में समेल की रुई की मुलायम सेज बिछाई रहती है, आराम से सेज पर आराम करती है। ठीक है ना। हाँ, इज इट क्लियर?
बात समझ में आ गई? तो समझ में आई सारी चीजें मेरे हिसाब से, आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये थे आज के सवाल, 30 सवाल आपको समझ में आए होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। और अगर समझ में आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अब हम आपके सवालों के समाधान भी करेंगे। लाइक जरूर कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस यहाँ पर थोड़ी सी जनता को बढ़ाएं। जनसंख्या बहुत है भारत में, जनसंख्या वृद्धि इतनी है, लेकिन हमारी क्लास में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगी है, पता नहीं क्यों। ठीक है ना, उसको बढ़ाओ और आगे बढ़ो। और बता दो, सुबह 6 AM आपकी क्लास होती है ईवीएस की, 10:30 पर आपकी क्लास होती है AM पर सीडीपी, जहां प्रीवियस ईयर सीडीपी चल रहा है। इसके बाद 5 PM आपकी क्लास होती है हिंदी प्रीवियस ईयर की, और शाम को 7:30 बजे चल रहा है आपका पैडागॉगी पुराण, जिसमें पैडागॉगी पूरे ईयर की कराई जा रही है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप समय से पहुंचे, समय से आए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले जाएं। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कि चीज क्लियर हुई है, तो भाई ईवीएस बाय ललित कुमार जरूर लिख दीजिएगा, और लाइक करके अपने साथियों को जरूर लेके आइएगा। थैंक यू मंजू, शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू अमरना जी, शुक्रिया, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। आप आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें। वो आज से शुरू हो गया है, ठीक है ना? हाँ, जनसंख्या भारी होना चाहिए, वो मैं करवाऊंगा ज्योति, वो प्रीवियस ईयर के ही हैं ज्योति जी। पेपर 1 के जो प्रीवियस ईयर है वही तो सारे हैं जो मैं शाम को करा रहा हूँ। जो प्रीवियस ईयर के हैं वो सारे पेडागॉगी के क्वेश्चंस हैं, आप उनको पढ़ लें, उसके बाद में रिवीजन में फिर दोबारा से ऑनलाइन वाले सारे पेपर करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो दीजिएगा इजाजत, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। आप खुश रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें इन्हीं शब्दों के साथ। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, टेक केयर, बाबा, टाटा, थैंक यू।